हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसी सिंगल फेस एसी अल्टरनेट पैरेलल सर्किट्स का अपना सोल्व करने का जो दूसरा मेथड है वो आज की वीडियो में हम करेंगे। जो दूसरा मेथड है वो क्या था आपका एडमिटेंस मेथड। ठीक है, सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन को समझना है कि एडमिटेंस होता क्या है। अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल सी भाषा में आपको समझाऊँ ना, देसी तरीके से, तो ये ना इम्पीडेंस का जस्ट अपोजिट काम करता है, अपोजिट होता है उसका उल्टा। यानी कि इम्पीडेंस आपका क्या काम करता है, जब भी आप सर्किट से करंट फ्लो कराते हैं, वोल्टेज आपने अप्लाई कर दी किसी भी इलेक्ट्रिकल एसी सर्किट से, एसी वोल्टेज अप्लाई करिए, तो इम्पीडेंस क्या होगा आपकी कि कोई कंपोनेंट आर भी है, एल है, सी है, इनसे होकर करंट जाएगा। तो ये सारा का सारा सबका जो टोटल एक ओवरऑल जो रेजिस्टेंस रुकावट है ना, उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। वो रुकावट पैदा करता है करंट के फ्लो को। लेकिन एडमिटेंस क्या काम करता है, वो उसका उल्टा काम करता है। वो अलाउ करता है कंपोनेंट के अक्रॉस करंट के फ्लो को बहने देता है, मतलब कोई रुकावट पैदा नहीं करता, वो आराम से उसको फ्लो होने देता है। इसको हम जो एडमिटेंस है ना, अगर मैं इसकी डेफिनेशन को पढ़ती हूँ, यही बात लिखी हुई जो मैंने बताई है, फिर भी पढ़ के बता देती हूँ। द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट इज कॉल्ड एडमिटेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस ऑफर करता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन एन एसी सर्किट। ठीक है जी। तो एडमिटेंस क्या करता है, एडमिटेंस अलाउ द अल्टरनेटिंग करंट टू फ्लो इन द एसी सर्किट। वो अलाउ करेगा, रोकता है, तो उसका उल्टा काम करना है इसने। इसको एडमिटेंस को हम लेटर वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है ना, वो उसकी ओम थी तो ये उसकी उल्टा काम करता है, तो इसकी यूनिट होती है मो, MHO। यानी कि इसकी यूनिट क्या होती है, मो, MHO। इसका जो सिंबल है ना, ओम से उल्टा, मतलब सीमेंस भी बोल देते हैं, ओम बोलते हैं सीमेंस। इसका जो सिंबल आएगा ना इस यूनिट का, वो ना ओम के जस्ट उल्टा, उल्टा ओम एक तरह से बोल सकते हैं, आप सीमेंस बोलते हैं इसको, इसकी यूनिट को। तो ये हमारा जो है ना, इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा आपका 1/Z होगा। अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं ना, जब भी हम किसी एसी सर्किट में करंट फाइंड आउट करते हैं या रेजिस्टेंस फाइंड आउट, इम्पीडेंस फाइंड आउट करते हैं, तो इम्पीडेंस क्या होता था आपका, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, ओम्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये वाई क्या होगा, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे ना हमें इसको समझना है जब भी एडमिटेंस को, तो उसके लिए हमें देखना है यहाँ पे हमारा एक हम ना ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। उसको कंपैरिजन किससे करेंगे, एडमिटेंस जो ट्रायंगल है ना, किसके कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉ होगी, हमारे इम्पीडेंस का जस्ट उल्टा। यानी कि जैसे हमारे इम्पीडेंस ट्रायंगल होती थी ना, एक्सिस पे हम क्या लेते थे रेफरेंस में, क्योंकि आर कंपोनेंट के क्रॉस जो करंट फ्लो होता है ना, उसमें कोई भी फेस डिफरेंस नहीं होता वोल्टेज करंट का, तो वो हमारा रेफरेंस पे रहता था आर। परपेंडिकुलर जो हमारी आर्म होती थी, अगर हमारा इंडक्टर कनेक्टेड है तो वो इंडक्टिव रहेगी, XL से रहेगी, यानी उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस रहेगा XL रहेगा। हाइपो हमारा क्या रहता था, इन दोनों को हमारा पाइथागोरस अप्लाई करके हम निकालते थे Z, यानी कि हमारी परपेंडिकुलर ये जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता था। ये हमारी ऊपर वाली है इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब इसका जस्ट ना उल्टा हमें अपना एक और ट्रायंगल इसी में, इस सर्किट में मैंने दिखाया है, जिसे हमने कहा है एडमिटेंस ट्रायंगल। इसको समझते हैं। इसके पास भी 3 आर्म्स होंगी, एक हाइपो होगा, 2 हमारे पास इसकी परपेंडिकुलर आर्म्स होंगे, यानी कि एक हमारा बेस में होगा, एक परपेंडिकुलर बी, यानी कि इसकी 2 कंपोनेंट और होंगी, जैसे कि जेड के पास 2 कंपोनेंट है, XL और R। अब इस वाई के पास एक जो बेस में जो इसकी कंपोनेंट है, जो बेस को रिप्रेजेंट कर रही है, वो होती है G, जिसे हम बोलते हैं कंडक्टेंस। यानी कि बेस में क्या आपका G है, और जो परपेंडिकुलर इसकी जो आर्म है उसे हम बोलते हैं ससेप्टेंस, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर B से। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे मेरा कंपोनेंट क्या था, मान लो मैंने इंडक्टिव कंपोनेंट थी, तो मेरा ट्रायंगल इंपीडेंस इस तरह से बनता था। अगर मेरा कैपेसिटर कनेक्टेड है तो इसका जस्ट उल्टा बनता है मेरा कौन सा ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल मेरा नीचे जाता है और मेरा एडमिटेंस ट्रायंगल उसके ऊपर, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है ऑटोमेटिकली। अगर कोई ना एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछता है या बोलता है कि आप कैपेसिटर कनेक्टेड है, सिर्फ इम्पीडेंस एडमिटेंस ट्रायंगल बनाइए कोरस्पॉन्डिंग टू द इम्पीडेंस ट्रायंगल, तो अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है, 4th क्वाड्रेंट में आपकी इम्पीडेंस ट्रायंगल जाएगी और 1st क्वाड्रेंट में जाएगी आपकी एडमिटेंस ट्रायंगल। बस इतना डिफरेंस है इनका, जस्ट उल्टा काम करेगा, यानी कि इससे दूसरे वाले क्वाड्रेंट में जाएगी आपकी एडमिटेंस ट्रायंगल इम्पीडेंस के अपोजिट। ठीक है जी। अब जो हमारी मैंने बता दिया है यूनिट जो है एडमिटेंस की, वो है मो। एडमिटेंस को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, क्या क्या, कंडक्टेंस है, एक दूसरी है ससेप्टेंस, जैसा कि फिगर में गिवन है, जो मैंने फिगर में समझा दिया है। कोई इसमें ज़्यादा इतना ना समझ आने वाली कोई बात नहीं, सेम वही चीज़ है, उसका अपोजिट हमने। अब इनको अच्छे से डिस्क्राइब करना हम अच्छे से समझेंगे आगे, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं। बस थोड़ा सा क्या होगा कि देखिए, फर्स्ट क्लास का सिलेबस कुछ और होता है, सेकंड में जब बच्चा जाता है तो सिलेबस थोड़ा सा उसका वास्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर एडमिटेंस मेथड थोड़ा सा
आपके जो फेजर मेथड है ना उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, अदरवाइज क्या आता है, इसको हम नंबर 1 पे ले लेते हैं ना समझने के लिए। कुछ बुक्स में तो ना एडमिटेंस मेथड को पहले समझाया हुआ है इवन दो, लेकिन जैसा हम पढ़ के आए हैं ना अपने टाइम में, हमें पहले जो है फेजर मेथड समझाया जाता था। फेजर जब समझ आ जाता है ना तो ये मेथड समझना बहुत आसान रहता है। इसको सेकंड नंबर पे इसलिए करा रही हूँ मैं क्योंकि हमने इसी तरह से पढ़ा हुआ है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आपका पहले ये मेथड करा देते हैं, आपका फेजर मेथड बाद में कराते हैं, यानी कि टफ चीज़ पहले करा दी, कुछ चीज़ें बच्चों को समझ आती है, कुछ नहीं आती है समझ। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि हमारा ना कंडक्टेंस क्या होता है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। द बेस ऑफ एन एडमिटेंस ट्राइंगल, जो एडमिटेंस ट्राइंगल है ना इसका जो बेस है ना उसे हम बोलते हैं कंडक्टेंस। इसकी यूनिट क्या है, मो है, यानी कि उल्टा सीमेंस या मो, ये उल्टा ओम, ये जो लगी हुई है ना सिंबल इसका ये होता है सीमेंस मो, ये इसकी यूनिट है कंडक्टेंस की। और इसके बाद आता है, इसको हमने कैसे निकालना है कंडक्टेंस को, देखिए कंडक्टेंस को कैसे निकलेगी। अब हम ना अपने पास देखियो, हमारे पास ना जी है, बी है, वाई है, ये हमारी क्या है एडमिटेंस ट्राइंगल है, ये हमारा फाई है। अगर मैं इसमें से जी की वैल्यू निकालती हूँ तो मेरे पास क्या क्या गिवन है, जी मैं कैसे निकाल सकती हूँ, इस ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग राइट एंगल ट्राइंगल जो मेरी ये दिख रही है आपकी ग्रीन लेटर से मैंने जी बी और वाई को रिप्रेजेंट किया है, ये होगी मेरी वाई कोस फाई। अब कैसे होगी, अगर मैं इस ट्राइंगल से ना कोस थीटा की वैल्यू निकालूं, मतलब कोस फाई की वैल्यू निकालती हूँ, तो कोस क्या होता है आपका बेस डिवाइडेड बाय हाइपो, यानी कि मैंने यहाँ पे दिखाया इस चीज़ को, कोस फाई क्या है आपका बेस डिवाइडेड बाय। अब जब मैं बेस क्या था जी था, हाइपो क्या था वाई था, अब मैंने जी की वैल्यू, मेरा मेन कंसर्न क्या है, मुझे कंडक्टेंस अपनी पता करनी है, जी क्या है, जी क्या होगा वाई इधर चला जाएगा, वाई कोस फाई, ये चीज़ मैंने यहाँ पे की। अब हमें y पता है, y किसके इक्विवेलेंट होता है 1/z के। अब हमें cos फाई भी पता है। अब cos फाई कहाँ से पता है हमें, हमने इस ट्राइंगल को इसके साथ कंपेयर करना है। अब ऊपर वाली ट्राइंगल का जो cos थीटा है ना यानी cos फाई, वो क्या होगा, ऊपर वाली ट्राइंगल का cos होगा, इसका बेस क्या बेस डिवाइडेड बाय हाइपो, इसका बेस क्या r है, हाइपो क्या z है। cos फाई की जगह मैंने क्या रख दिया r/z रख दी, यानी कि मेरा टोटल क्या आ गया अब r/z का स्क्वायर। अब मैं r/z, अगर g को मैंने निकालना है ना, मैंने अपने g को देखना है कि g को कैलकुलेट कीजिए। अगर न्यूमेरिकल होता है थ्योरी में जो ये फार्मूला जो जनरेट हुआ है ना, इसी के बेस पे मेरे को x की वैल्यू गिवन होगी r की, तो मैं आराम से कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मेरा कंडक्टेंस फाइनली क्या हुआ, r डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। अभी ये x जो है ना ये C और L नहीं है, ये क्या है रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव भी हो सकती है इंडक्टिव भी हो सकती है। इसको सिंपली हमने क्या दिया, रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट किया x से। अब ये स्क्वायर कैसे, अब जेड के स्क्वायर को भी थोड़ा सा समझ लो, कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाए, बल्कि ये समझाने की बात नहीं, थोड़ा सा फिर भी बता देती हूँ। हमें पता है ना प्रीवियस वीडियो में हमने फेजर मेथड में इम्पीडेंस को कैसे निकाला था। इम्पीडेंस क्या था आपका आर का स्क्वायर प्लस में इंडक्टेंस रिएक्टेंस का स्क्वायर अंडर द रूट। अब मैं जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगी ना तो तभी तो मेरे ये आएगा ना जेड का स्क्वायर। दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर करती हूँ तो मेरे इस स्क्वायर से इसका तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए था यहाँ पे जेड स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या बची मेरी, जेड स्क्वायर बचा मेरा आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, तभी आई है ये वैल्यू। कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाइए कैसे आ गया ये वैल्यू, गॉट इट। अब हमारी दूसरी कंपोनेंट कौन सी है एडमिटेंस की, ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग, वो है मेरी बी। अब देखिए बेस हमारा किससे रिप्रेजेंट हुआ था, कोस थीटा से। जैसा कि हमारी एक्सिस एक्स के कोरस्पॉन्डिंग जब हम रिजोल्व करते हैं ना कंपोनेंट को, वो कोस एंगल होता है। जब हम वर्टिकली करते हैं किसी भी कंपोनेंट को रिजोल्व, तो वो हमारा एंगल हो जाता है क्या, साइन। अब यहाँ पे हमने देखना अपना ससेप्टेंस क्या होता है। ससेप्टेंस के लिए क्या होता है, लेटर बी है। अब इस बी लेटर के कोरस्पॉन्डिंग मेरा द परपेंडिकुलर ऑफ एन एडमिटेंस ट्राइंगल इज कॉल्ड ससेप्टेंस। जो इम्पिडेंस परपेंडिकुलर जो साइड है ना इस ट्राइंगल में, उसे हम बोलते हैं ससेप्टेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। यूनिट सेम रहेंगी, इसकी भी मोर रहेगी, वही रहेगा ना, क्योंकि ये एडमिटेंस है, वो इम्पिडेंस था हर एक कंपोनेंट के कोरस्पॉन्डिंग, उसको हमने ओम में क्या किया था, कैलकुलेट किया था, मतलब ओम थी उसकी यूनिट। यहाँ पे सबकी यूनिट क्या चलेगी आपकी, मो चलेगी, MHO। अब ससेप्टेंस को समझ लिया परपेंडिकुलर। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने अपना ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब बी कैसे आएगा हमारा, ए बी साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर ओपन हाइपो, यानी कि इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो साइन थीटा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर बी बाय वाई, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, ये बी है, वाई क्या हाइपो है, बी बाय वाई। अगर इससे मेरे को बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, वाई साइन थीटा। तो मेरा बी क्या हुआ, वाई साइन थीटा। वाई मेरा जैसे मैंने ऊपर किया था वैल्यूज पुट करनी है हमें। हमारा मेन मोटिव क्या है, एक फार्मूला जनरेट करना है हमें, जिससे हमारे आगे सर्किट को हमने सोल्व करना है।
y क्या है मेरा 1/z है, साइन थीटा मेरा क्या है, किसके कोरस्पॉन्डिंग, अब मैं इस ट्राइंगल इसके साथ भी करूंगी ना कंपैरिजन, मेरा किसके साथ हो रहा है, इंपेडेंस ट्राइंगल के साथ। यहाँ पे साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर और हाइपो यानी कि x डिवाइडेड बाय z। अब x l x c को यहाँ पे मैटर नहीं है, मैटर क्या है मेरा, मैंने एक कंक्लूडेड ले लिया अपना रिएक्टेंस की वैल्यू x को। अब इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी मेरा x डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर। x मेरा x ही रहेगा यानी कि रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। मैं ऊपर समझा चुकी हूँ कैसे आया था मेरी वैल्यू z की, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, सस्पेंटेंस की वैल्यू आ जाएगी x डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। अब आता है हमारा सर्किट को सोल्व हम किस तरह से करते हैं। अगर हमारा इस तरह का कोई सर्किट गिवन है ना, इस सर्किट को जब भी हम एडमिटेंस मेथड से सोल्व करते हैं उसको हमने समझना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप तो क्या है कि यहाँ पे हमें ना सर्किट को बनाना है, मतलब न्यूमेरिकली मेरे को कोई स्टेटमेंट गिवन होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम अपना सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्या है, पहले तो मैं ना सारे फार्मूले जनरेट करूँगी ताकि हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। मोस्टली हो ही चुके हैं अपने, इम्प्लीमेंट कहाँ पे करेंगे हम उनको, अपने न्यूमेरिकल में। सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, सबसे पहले स्टेप में क्या कहता है, वो सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है, जो कि आपको दिख रहा है, ये मेरा डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। अब दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है अपना इम्पीडेंस एंड फेज एंगल ऑफ ईच ब्रांच। अभी हमारा ना सिंपल ना जो हम कर चुके हैं ना फेजर मेथड को, उसी के कोरस्पॉन्डिंग अपने Z1 को निकालना है और Z2 को निकालना है, φ1 एंगल निकालना है और φ2 एंगल निकालना है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में अपना न्यूमेरिकली भी किया है, थ्योरेटिकली भी किया है। अब अकॉर्डिंग टू और सेकंड स्टेप हमें क्या निकालना है, अपना इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है। इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ब्रांच का इम्पीडेंस कितना होगा मेरा Z1। Z1 मेरा क्या होता था, फर्स्ट ब्रांच में मेरा क्या कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है ना कैपेसिटर, यानी कि R1 का स्क्वायर प्लस में x C1 का स्क्वायर अंडर द रूट। अगर मैं इसी के कोरस्पॉन्डिंग अपना ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग अगर मुझे एंगल भी फाइंड आउट करना है, मतलब φ1 क्या होगा मेरा, tan इनवर्स। एंगल कैसे फाइंड आउट करूँगी, देखो मुझे Z निकालना है, Z मुझे नहीं पता, मेरे पास दो चीज़ें गिवन है, R भी है X भी है, XL या XC जो भी होगा, ठीक है, C है कैपेसिटर तो XC। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि XC डिवाइडेड बाय R, यानी कि tan इनवर्स क्या होगा मेरा, φ1 क्या होगा मेरा, XC1 डिवाइडेड बाय R1। सिमिलरली मैं दूसरा भी निकाल लूँगी अपना इम्पीडेंस, बहुत आसान है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे R2 का स्क्वायर कर देना प्लस में यहाँ पे L कंपोनेंट कनेक्टेड है ना इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा मेरा XL2 का स्क्वायर। और मेरा एंगल क्या रहेगा यहाँ पे, tan इनवर्स XL2, यहाँ पे L कंपोनेंट आएगी इस Z2 के कोरस्पॉन्डिंग, और एंगल φ2 क्या रहेगा, डिवाइडेड बाय R2। दो स्टेप्स हो चुके हैं। अब तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, तीसरा स्टेप समझेंगे। अब तीसरे स्टेप में वो क्या कहता है, अब हमें निकालनी है अपना स्टेप जो नंबर 3 है। तीसरे स्टेप में क्या करना है हमें, अब हमें ना अपनी कंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है और अपनी ससेप्टेंस की वैल्यू निकालनी फॉर ईच ब्रांच, हर ब्रांच के लिए। कौन सी ब्रांच, ये जो सर्किट डायग्राम गिवन है ना, इसकी ब्रांच के लिए हमें अब निकालना है अपना GB। नाउ लिख लेते हैं ये, नाउ फाइंड आउट G यानी कि G, B एंड Y क्या था आपका, एडमिटेंस फॉर ईच ब्रांच। कौन सी ब्रांच, सर्किट जो मेरा गिवन था, जो मैंने अभी सॉल्व किया, ये सर्किट, ठीक है, इसके पीछे चला गया। अब फर्स्ट ब्रांच के लिए मेरा G1 क्या होगा भाई, G1 हम यहाँ पे कर चुके थे ना कैलकुलेट। फर्स्ट ब्रांच के लिए मेरा G1 क्या था, कंडक्टेंस क्या रही थी G1, Y cos φ था ना। अब ये मेरा क्या था, R डिवाइडेड बाय Z स्क्वायर था ना, तो फर्स्ट ब्रांच के लिए क्या रहेगा, G1 क्या रहेगा मेरा, R की जगह मेरा क्या R1 आ जाएगा, Z का स्क्वायर की जगह मेरा क्या आ गया, Z1 का स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह से मेरा B1 क्या रहेगा, B1 क्या रहेगा, B1 रहेगा मेरा XC1 डिवाइडेड बाय Z1 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये ना हमारा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जब हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड होता है ना, तो करंट हमारा क्या करता है, लीड करता है, लीडिंग में रहेगा। और Y क्या रहेगा, अब मेरा एडमिटेंस क्या रहेगा, Y फर्स्ट ब्रांच के लिए इम्पीडेंस था ना, यहाँ पे एडमिटेंस निकाल, जैसे वो Z1 था ना, यहाँ पे अब मेरा क्या रहेगा, एडमिटेंस, यानी कि Y1 क्या रहेगा, ये रहेगा मेरा G1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर। एक काम खत्म हुआ अपना। अब दूसरी ब्रांच के लिए निकालेंगे हम, यानी कि G2 क्या रहेगा मेरा, R2 डिवाइडेड बाय Z2 का स्क्वायर।
और B2 क्या रहेगा मेरा XL2 का स्क्वायर, क्योंकि सर्किट में मेरा क्या है सेकंड नंबर पे इंडक्टर गिवन है XL2 का स्क्वायर और Z2 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारा नेगेटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा इंडक्टर कनेक्टेड है। और मेरा जो एडमिटेंस है सेकंड ब्रांच का वो क्या रहेगा, Y2 रहेगा मेरा G2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर। ये चीज़ें निकल चुकी होंगी तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम। जब न्यूमेरिकली करेंगे ना हम तो बहुत आसान लगेगा कि अरे कुछ भी नहीं था ये तो। ठीक है जी, अब हमारा क्या बचा है भाई, चौथा स्टेप। चौथा स्टेप क्या है अपना, फोर्थ स्टेप में क्या कहता है वो एल्जेब्रिक सम करेंगे हम किसका, अपने कंडक्टेंस का, G का और ससेप्टेंस का। होगा अपना B इज इक्वल्स टू द B1 माइनस में B2, क्योंकि वहाँ पे इंडक्टर कनेक्टेड जो सर्किट मैंने उठाया ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आ रहा है मेरी कैलकुलेशन आ गया। अब मेरा स्टेप पांचवा स्टेप क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे टोटल एडमिटेंस। नाउ जैसे हमारा टोटल Z निकलता था ना, नाउ फाइंड टोटल एडमिटेंस ऑफ द सर्किट क्या रहेगा भाई, Y रहेगा हमारा कैपिटल B G का स्क्वायर प्लस में कैपिटल B का स्क्वायर। छठे स्टेप में क्या करेंगे हम, छठे स्टेप में हमें निकालना है टोटल ब्रांच करंट। मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, क्योंकि ये किसका उल्टा काम करता है, 1/Z क्या था आपका, 1/Z1 Y1 था। और टोटल करंट क्या आएगा पूरे सर्किट का, वो आ जाएगा आपका V गुना में Y, क्योंकि हम Y भी तो निकाल रहे हैं ना, कंप्लीट Y। अब हमारा फेज एंगल बचा है सर्किट का फाई। अब हमारा पावर फैक्टर भी देख लेते हैं, ये आगे अपनी हर चीज़ की वैल्यू निकल चुकी है। इसको हम ना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इस सर्किट की वैल्यूज़ रख के, उनको सोल्व करके देखते हैं किस तरह से ये वैल्यूज़ आएंगी।